चलिए गाइस देखते हैं जल्दी से हम लोग कि जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने एयर गैप में क्या दिखा था, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी एयर गैप की हम लोगों ने निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो वो क्वेश्चन हम लोग रेगुलर क्लासरूम में भी करवाते हैं, बट उसी क्वेश्चंस को रेफरेंस मानकर 2019 गेट 2019 इसी साल का क्वेश्चन, ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसी साल 2019 में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इस क्वेश्चंस में देखो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब ये आपकी उस दिन गेट की स्क्रीन पर इतना बड़ा क्वेश्चन आता तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन का लेंथ देखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जितना बड़ा क्वेश्चन, ज्यादातर केस में क्या होता है, साइकोलॉजी से खेलते हैं गेट कमेटी कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़ो ही ना, आप छोटा सा क्वेश्चन पढ़ो और छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो। बट उनका क्या होता है कि जब बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें एक बहुत सारे लूप होल्स बनाते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। आपको एक बात बता दूं कि 80 या 85% क्वेश्चन जो गेट में पूछते हैं वो इतने इस तरीके से पूछते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, आपको लूप होल पता चल गया, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से विथ 2 या 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होता है। बट आपको लेंथ बढ़ा के, बड़ा डायग्राम बना के साइकोलॉजी पर वार किया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ो ही नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसमें पूछने की कोशिश करी और किन चीजों पर उसने फोकस डाला है। चलिए, द मैग्नेटिक सर्किट शोन बिलो, कहां है मैग्नेटिक सर्किट भाई, ये मैग्नेटिक सर्किट हो गया, शोन बिलो हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, और एंड द एयर गैप लेंथ 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है। द मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर इज 40 सेंटीमीटर। मीन पाथ लेंथ, ठीक है। अब हमें इसमें से 40 में से माइनस नहीं करना है 0.2, डायरेक्टली 40 सेंटीमीटर को रखना है, क्योंकि यहां क्या दे रखा, मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर इज, जो भी अवेलेबल कोर है उसका मीन पाथ उन लोगों ने कैलकुलेट करके 40 सेंटीमीटर दे दिया है। एज्यूम दैट लीकेज एंड फ्रिंजिंग फ्लक्सेस आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, फ्रिंजिंग नेग्लेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, एयर गैप का क्रॉस सेक्शन एरिया तो यूनिफॉर्म बोल ही दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप की और कोर की क्या है, बराबर है। फ्लक्स वगैरह सारी फ्रिंजिंग वगैरह नेग्लेक्ट कर, मैंने पिछले केस में ही बोला है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में जो गेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा उसमें क्या दिया रखेगा, फ्रिंजिंग नेग्लेक्टेड ही करना है आपको। चलिए, व्हेन द कोर रिलेटिव परमेबिलिटी इज एज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट, रिलेटिव परमेबिलिटी कोर की कितनी हो गई है, इनफाइनाइट, the magnetic flux density computed in the air gap is 1 टेस्ला। जब कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो इस एयर गैप के अंदर कितनी फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट की गई है, 1 टेस्ला। ठीक है, विथ सेम एम्पेयर टर्न्स, मतलब एमएमएफ क्या है, सेम है, इफ द कोर रिलेटिव परमेबिलिटी इज एज्यूम टू बी 1000। ठीक है, कब हो जाइए, with same ampere turns if the core relative permeability is assumed to be 1000 linear। ठीक है, BH कर्व इस तरह से लीनियरिटी में है। ठीक है, कॉमा द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला कैलकुलेटेड इन द एयर गैप इज। अब आपको बतानी फ्लक्स डेंसिटी में कितना चेंजेस आया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जब इनफाइनाइट रिलेटिव परमेबिलिटी कोर की, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी एयर गैप की तो होती ही नहीं है, सिर्फ किसकी होती है, कोर की होती है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी अगर कोर का क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तब एयर गैप का फ्लक्स डेंसिटी कुछ दे रखा है, वो आपको दे रखा है। और आपको क्या पूछा है, जब सेम एमएमएफ हो जाए, एम्पेयर टर्न्स मतलब एमएमएफ, सेम एमएमएफ पर जब रिलेटिव परमेबिलिटी 1000 हो जाए तब इस एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सिर्फ इतनी पूरी कहानी का सार इतना सा है। ठीक है, आपको डायग्राम दे रखा है 10 10 वही 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द कोर, मीन कोर लेंथ कितना दे रखा है आपको, 40 सेंटीमीटर मीन कोर लेंथ दे रखा, ध्यान रखना इसमें, है ना। पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसमें क्या था, एब्सोल्यूट लेंथ था, इस वजह से हमने माइनस किया था एयर गैप का। चलिए, और एयर गैप लेंथ कितना है यहाँ पे, 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 टेस्ला दे रखी है। इसको हम लोग मान लेते B1 मान लेते 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। ठीक है, और आपसे पूछा है, देखो केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि पहले केस में क्या दे रखा है। तो अगर हम लोग केस नंबर 1 की बात करें तो यार एक काम करें, केस बनाने से पहले आप ये कर सकते हो कि हमें पूछा क्या है, जो लास्ट में जो फॉर्मूला लगाना है वो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो फाई इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, नॉर्मल रिलक्टेंस पढ़ा है हम लोगों ने। अभी कोर या एयर गैप में नॉर्मल रिलक्टेंस की बात कर रहा हूं। एमएमएफ जब क्या हो जाए, सेम एमएमएफ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए,
कांस्टेंट हो जाए तो फ्लक्स के बीच में और रिलक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक और चीज हो जाए कि फाई इक्वल टू कितना हो जाए, बी ए, जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग फाई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी रिलक्टेंस, ठीक है। और यहां पर रिलेशन अगर लगाना चाहूं तो क्या लगा सकते हैं, B2 डिवाइडेड बाई B1 इक्वल टू रिलक्टेंस 1 अपॉन रिलक्टेंस 2। इनवर्स का यही रिलेशन है, 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, दैट इज द इनवर्स रिलेशन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, और इसमें क्या चीज गिवन है, यहां पर गिवन क्या क्या है आपको, B1 कितना है, 1 टेस्ला गिवन है, ठीक है। B2 क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है और टिक लगाना है, जो कि आपसे पूछा है, ठीक है। और सेकंड क्या दे रखा है, रिलक्टेंस R1 और R2 आपको दोनों केस में निकालना है। तो चलिए बारी बारी से पहला केस लेते हैं, जब हम लोग क्या कर देंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या दे रखा है आपको, इनफाइनाइट दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है। उस टाइम पर हम क्या बोल देंगे कि रिलक्टेंस जब निकालेंगे, टोटल रिलक्टेंस दैट इज RC कोर का रिलक्टेंस प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, ठीक है, कोर और एयर गैप का रिलक्टेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर LC अपॉन ए। एरिया तो बराबर है, फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या है, नेग्लेक्टेड है, तो दोनों एरिया बराबर है, तो मैं डायरेक्ट ए से डिनोट कर रहा हूं, प्लस 1 अपॉन म्यू आर तो है नहीं, और यहां पे आ जाएगा LAG डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये तो क्या हो जाएगी टर्म, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। तो यहां पर हम R टोटल में क्या कर देंगे, ये तो हो जाएगा 0 ये वाली टर्म, प्लस यहां पे एयर गैप का लेंथ कितना दे रखा, 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो मीटर में आ जाएगा, अपॉन म्यू नॉट ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। R1 आ चुका है हमारा। अब क्या चाहिए, देखो इधर ये R1 क्या है हमारा, म्यू आर, तो टोटल इसमें तो 0 हो जाएगा, तो R1 ये रिलक्टेंस कब का है, जब म्यू आर क्या है, इनफाइनाइट है। चलिए अब देखते हैं, सेकंड केस में आपको दे रखा है कि आपको रिलक्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रिलक्टेंस वापस से फाइंड आउट करना है कब, जब आपका रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाए। तो यहां पे डायरेक्टली अगर मैं रख दूं तो म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, 1000, तो यहां पर 1000 रख दिया मैंने, और लेंथ कितना है, लेंथ 40 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन एरिया ए, प्लस वापस से ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको R टोटल को हम या तो ऐसा बोल सकते हैं, R1 बोल देते हैं इसको, और ये बोल देते हैं हम लोग R2, सेकेंड केस में R2 रिलक्टेंस, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो R2 को रीअरेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा कुछ, 1 अपॉन म्यू नॉट ए कॉमन ले लेते हैं, और 1000 के साथ 40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग रेशो में पुट कर देते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, B2 डिवाइडेड बाय B1 इक्वल टू, R1 कितना है हमारा, R1 है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट ए, ठीक है, दैट इज R1 अपॉन R2 क्या रख देंगे, 1 ये पूरा वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट ए इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो जब ये म्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, और B1 क्या दे रखा है आपको, 1 टेस्ला दे रखा है, तो आप B2 क्या निकाल देंगे, तो जब B2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.833 टेस्ला के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आ चुका है B2, इतना होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए यहां पर आपको क्या पता चला कि जब भी रिलक्टेंस बढ़ेगा, देखो इधर सीधी सी बात थी, अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़ता, मान लीजिए आपके पास एग्जाम में 5 सेकंड बचे हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ टिक करना है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, निगेटिव मिलेगा नहीं, बट आपको कुछ टिक करना है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो ये पता चल जाएगा कि आंसर सही आया है गलत आया, कैसे बताता हूं। आपको बोल दिया है कि रिलक्टेंस यहां तक आ गया, देखो इतना निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और रिलक्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले केस में जब परमेबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट,
तो हम क्या बोलेंगे, हाई परमेबल, वेरी हाई परमेबल मटेरियल अगर है तो उसका रिलक्टेंस कम होगा कंपेयर टू जो रिलक्टेंस 1000, ये किसके साथ निकाला हम लोगों ने, विथ म्यू आर 1000 के साथ कुछ ना कुछ रिलक्टेंस क्या होगा, एडिट होगा। तो इसका मतलब अगर रिलक्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और देखो 1 टेस्ला से कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.833 टेस्ला। तो दैट इज दी योर राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपको लग रहा होगा बड़ी कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अननोन्स तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से आपने बड़े क्वेश्चन को आसानी से टिक कर दिया 2019 में। अब मैग्नेटिक सर्किट को थोड़ा फोकस में रखकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक सर्किट टॉपिक दिन पे दिन इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। चलिए अगली 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो गेट में आए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अभी तक जितना हम लोगों ने कोर बनाया है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक टॉरॉइडल शेप नीचे की साइड में, पढ़ने से पहले नजर यहां जा रही होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। द टॉरॉइडल कोर शोन इन द फिगर हैज 250 टन्स। इस पे जो वाउंड कर रखा है टन्स, वो कितना टन से, 250 टन से। एंड इज वाउंड ऑन अ सिलिकॉन शीट स्टील। कहां पर है, सिलिकॉन शीट स्टील पे वाउंड है। द इनर एंड outer radii are 20 cm and 25 cm respectively and the toroidal core is a circular cross section area। मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि यहां पर जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज सर्कुलर शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसका रेडियस होगा r, ठीक है। जिसका रेडियस क्या होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं इसका रेडियस कितना, r इज द रेडियस, ठीक है। Assuming that the flux density within the core is uniform, पूरे कोर में फ्लक्स डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड इज इक्वल टू दैट मीन रेडियस, वो किसके बराबर है, मीन रेडियस के बराबर है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू दैट एट द मीन रेडियस फॉर अ कॉइल करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर एंड फ्लक्स डेंसिटी 1.22। इसका मतलब जो करंट आपको गिवन है वो कितना है, 2.5 एम्पेयर गिवन है। नंबर ऑफ टन्स कितना है, 250 टन्स अवेलेबल है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है, 1.225 टेस्ला ये दे रखा है। और आपसे पूछा था इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। मैंने आपको नेटवर्क के लेक्चर में इंडक्टेंस पढ़ाया था और इंडक्टेंस क्या बोला था कि L इक्वल टू N फाई बाय I फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज इंडक्टेंस। इन शॉर्ट इंडक्टेंस ये मैग्नेटिक सर्किट में कैसे रिलेट करते हैं उससे एक रिलेशन आगे चल के मैं बता दूंगा, बट आपको अभी जो बेसिक इंडक्टेंस का डेफिनेशन है, फ्लक्स लिंकेज टू दी करंट दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। चलिए अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, ठीक है। फ्लक्स निकालना है, करंट अवेलेबल है। मतलब कि एक बार मुझे ये नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, करंट अवेलेबल है और फ्लक्स मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर मैं एक बार फ्लक्स फाइंड आउट कर लूं तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा और क्वेश्चन में क्रैक हो जाएगा। तो चलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी मेरे पास फिर से अवेलेबल है, बी मेरे पास क्या है, फिर से अवेलेबल है 1.22 टेस्ला। बट फिर से मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लिखना चाहे सर्कुलर शेप का तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लिखना चाहे तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और रेडियस अब कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस निकालना आसान है। सेंटर से 25 सेंटीमीटर आउटर है, आउटर रेडियस दे रखी है और ये इनर रेडियस दे रखी है। अगर मुझे डिस्टेंस देखना, ये पूरा डिस्टेंस अगर हो पता तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, और रेडियस पता करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। इस तरीके से मैं एरिया निकाल सकता हूं, एरिया पाई और 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4, मैंने बाहर ले लिया सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया रख सकते हैं। एरिया रख देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कितना है 1.225 टेस्ला इंटू एरिया पाई इंटू 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज फ्लक्स। और फ्लक्स जब यहां रख देंगे तो इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 250 इंटू फ्लक्स की जगह हम लोग पूरा रख देते हैं 1.225 इंटू पाई इंटू 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 2.5। ऐसा लिखने से क्या होता है, बहुत सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। जस्ट लाइक 2.5 एम्पेयर है तो 2.5 का होल स्क्वायर, तो एक 2.5 एक 2.5
कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशन आपके न्यूमेरिकल टाइप में खासकर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकती है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको कैल्सी कम चलाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से इसको तो मैं कैल्सी से कर देता हूं। तो 250 इंटू 1.225 इंटू पाई को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कई बार कैलकुलेशन एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेवर मिस दी वैल्यू ऑफ पाई। तो ये आ जाएगा लगभग इंडक्टेंस जो अवेलेबल आ रहा है मेरे पास 2404.0625 इंटू 10⁻⁻⁴। आपसे पूछा किसमें, मिली हेनरी में पूछा है, तो 10⁻⁴ तो हम क्या कर देंगे, दो और खिसका देंगे तो कितना बन जाएगा 224.04 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 24 अप्रोक्सीमेटली 24 मिली, नॉट मिली, एक मिनट गड़बड़ होगी, माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें माइक्रो में नहीं पूछा, मिली में पूछा है। ठीक है, तो मिली के लिए 10⁻⁻3, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 240 10⁻³ करना है। देखिए आसान है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ 10 इंटू 10 तो कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड होके एक यहां आ जाएगा, तो 240 अप्रोक्सीमेटली 240.4 मिली हेनरी कन्वर्जन। ठीक है, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से टॉरॉइडल शेप का भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में काम आए आपको, कि अगर आपसे कोई पूछता कि मीन लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक मैं बताता हूं। एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है कि N∅/I। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे एक और चीज पता है कि फाई इक्वल टू कितना हो सकता है, फाई इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ कोर, रिलक्टेंस ऑफ द कोर। अगर मैं इस फ्लक्स को यहां पे रखूं तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा N और NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस इनटू करंट। तो ये करंट और ये करंट लगभग बराबर, इसको मैं लिखना चाहूं तो I भी लिख सकता हूं, दैट इज I। तो करंट कैंसिल, तो क्या हो गया N² डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला डायरेक्टली N² और रिलक्टेंस ऑफ द कोर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर करो अपॉन रिलक्टेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था, इससे कर लेते हम लोग, इससे क्यों करें। तो रिलक्टेंस निकालने के लिए भी तो फिर जाना पड़ता, रिलक्टेंस कैसे निकालोगे, रिलक्टेंस ऑफ द कोर क्या हो जाता, रिलक्टेंस ऑफ द कोर 1/μ0 μr LC डिवाइडेड बाय AC। तो आपके पास लेंथ अवेलेबल है, AC अवेलेबल है, ये बट रिलेटिव परमेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं, सिर्फ इतना बोला है सिलिकॉन शीट स्टील। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन होता तो हम लोग रिलक्टेंस निकाल देते, बट आप बोलोगे सर आप लेंथ तो अवेलेबल ही नहीं है। मीन लेंथ, ये जो लेंथ है, वो जो लेंथ है, लेंथ इसको बोलते हैं मीन कोर लेंथ, मीन कोर लेंथ। और टॉरॉइडल के केस में क्या हो सकता था, किसी भी सर्कमफ्रेंस निकालते तो क्या करते हैं 2πr। तो अगर मुझे डॉटेड लाइन का 2πr निकालना है तो डॉटेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20, तो यहां है, और ये रेडियस और प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 5 और ये आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो 20 + 2.5 तो दैट इज 22.5 सेंटीमीटर, दैट इज मीन कोर लेंथ। एरिया आपको अवेलेबल है, यहां से एरिया निकाल देते, बट ये रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं पता। अगर ये पता होती तो काम बन जाता और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि इंडक्टेंस के आपके 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। चलिए गाइस जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा नहीं देखेंगे, 2-3 और क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से मैग्नेटिक सर्किट को फिनिश करते हैं। सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें वापस से एक टॉरॉइडल कोर है जिसमें 2 वाइंडिंग रैपअप है, वाइंडिंग नंबर 1, वाइंडिंग नंबर 2, I1 I2 करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इधर भी, नंबर ऑफ टर्न्स इधर भी, 600 टर्न इधर, 300 टर्न इधर, और आउटर बॉर्डर 21 सेंटीमीटर, इनर बॉर्डर कितना है 19 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, द 2 कॉइल्स आर वाउंड ऑन अ टॉरॉइडल कोर एज शोन इन द फिगर, द कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन शीट स्टील। अगेन सेम मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चन में जो होता है वही सेम मटेरियल यहां पर भी। द कॉइल करंट्स आर I1 I2 की दोनों की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी H इन एम्पेयर टर्न्स पर मीटर इज। आपको क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, किसमें, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर में, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर में आपसे पूछा है, इन एम्पेयर टर्न्स, H इन एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। तो एम्पेयर टर्न्स हम लोग निकाल लेते हैं और
पर मीटर, मीटर मतलब मीन लेंथ निकाल देते हैं। तो एम्पेयर टन्स का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल एम्पेयर टन्स का मतलब हो जाएगा I1 N1 प्लस I2 N2। तो ये हो जाएगा I1 कितना है हमारे पास 0.28, नंबर ऑफ टन्स 600 प्लस I2 कितना है 0.56 इंटू नंबर ऑफ टन्स 300। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.28 इंटू 600 प्लस 0.56 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 336। कुछ कैलकुलेट करके देख लीजिए, 336 एम्पेयर टन्स कितने आ जाएंगे हमारे, 336 आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखें, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमएमएफ बोल सकते हैं। एमएमएफ, नेट एमएमएफ अगर देखें, नेट एमएमएफ, एफ फॉर एमएमएफ 336 एम्पेयर टन्स। और अब ये जो मीटर है लेंथ निकालें तो इसका मीन लेंथ कितना निकल जाएगा 21 माइनस 19, तो कितना हो गया, ये माइनस नहीं करेंगे सॉरी, यहां तक 21 है और यहां तक 19 है, तो 19 तक तो आ चुके हैं हम लोग। तो ये कितना है 2 है, तो उसमें एक और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मीन लेंथ, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज अवर 20। तो हम क्या बोल सकते हैं लेंथ, तो h अगर फाइंड आउट करना है तो एम्पेयर टन 336 डिवाइडेड बाय 2 पाई मीन कोर लेंथ 336 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ ही हमारा 2 पाई r हो जाएगा, ये पूरा लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये वाला रेडियस जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से डिवाइड कर दें अगर इसको हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 20, ये हो जाएगा h, उधर जाके 267.51 एम्पेयर टन्स पर मीटर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे अगर डेंसिटी पूछ ले, फ्लक्स पूछ ले, सब कुछ निकाल सकते हैं आप। मुझे लगता है कि यहां तक, इस क्वेश्चन तक आपको सारे कॉन्सेप्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है बहुत अच्छे से आ गया मैग्नेटिक सर्किट में। एक जल्दी से गेट का 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं और इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम लोग को समझ में आ चुकी। इस टॉपिक के ऊपर इतना फोकस मेरा इसलिए है क्योंकि रिसेंट ईयर में, गेट ईएससी के रिसेंट ईयर में, क्योंकि गेट में आपका मटेरियल साइंस टॉपिक भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है। तो आपका मटेरियल साइंस और वैसे ही ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक सर्किट का रोल है ही है। तो मैग्नेटिक सर्किट के बारे में ईएससी हो चाहे गेट हो, रिसेंट ईयर में इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो जल्दी से गेट 2018 का ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 2018, गेट 2018 में पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी देखने को मिलते हैं टोरॉइडल कोर के, क्योंकि वहां पर भी आप फैराडे लॉ पढ़ते हैं जब ईएमएफटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब भी। बट अभी हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर का ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है कि मैग्नेटिक सर्किट के सारे केसेस में यहीं कवर करूं, तो यहीं कवर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नॉलेज नहीं है मैग्नेटिक सर्किट का तो इस क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लेंदी है, आपको ऑप्शंस भी काफी लेंदी दे रखे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रांसफार्मर विद टॉरॉइडल कोर ऑफ परमेबिलिटी म्यू इज शोन इन द फिगर। म्यू क्या है, परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी म्यू दे रखी है आपको। Assuming uniform flux density across the circular cross section of radius r less than capital R, मीन रेडियस जो आपकी दे रखी है वो r दे रखी है, और जो स्मॉल रेडियस, इसका जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस दे रखा है वो क्या है, स्मॉल r, माफ करिएगा ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। मीन रेडियस कौन सी है, कैपिटल R, ये वाली कौन सी दे रखी है, स्मॉल r। चलिए, एंड नेग्लेक्टिंग एनी फ्लक्स लीकेज कॉमा द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मीन रेडियस r इज। आपको क्या निकालना है इस बार, मीन रेडियस r निकालना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 2 कॉइल दे रखी, इस साइड में सोर्स लगा हुआ है। अभी मैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग नहीं बताया हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेटिक सर्किट बताया है। तो आने वाले टाइम में वर्किंग भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा नॉलेज तो आपको भी होगा ही होगा। चलिए, तो ये सप्लाई वोल्टेज दिया हम लोगों ने, प्राइमरी पे सप्लाई दिया, नंबर ऑफ टर्न्स एनपी एनएस, सेकेंडरी पे टर्न्स, ये सेकेंडरी वोल्टेज ओपन सर्किट है, इस वजह से करंट क्या है, 0 है, और यहां पे आईपी इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो दोनों क्या है हमारे, साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल फंक्शन से। चलिए, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन से मैच करना है। मुझे एक चीज बताइए, मुझे नहीं ऑप्शंस पे जाना, ऑप्शंस को नहीं देखना, पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि मीन रेडियस तक कैसे पहुंचते हैं।
तो मीन रेडियस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, फ्लक्स फाई इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ कोर अगर देखूं तो कितना हो जाएगा 1/μ0 μr LC। अब μ0 μr की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा 1/μ, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू आपको परमेबिलिटी म्यू दे रखा है, इसी के अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो यहां पर लेंथ ऑफ कोर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको अगर फाइंड आउट करूं तो 1/μ इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 पाई, मीन लेंथ कितना है r, मीन रेडियस 2 पाई r अपॉन एरिया कितना हो जाएगा सर्कुलर का पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, तो रिलक्टेंस कितना बचा r 2r अपॉन म्यू r स्क्वायर, दैट इज अवर रिलक्टेंस, ठीक है। और आपसे पूछा है r, ये कैपिटल R आपसे पूछा है, तो इसको जब यहां रखेंगे हम लोग तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ni डिवाइडेड बाय 2r और म्यू, उसको म्यू r स्क्वायर को मैं ऊपर भेज देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी साइड में जो सोर्स लगा वहां से प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, और वही फ्लक्स पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो क्यों ना हम यहां पर NP और IP लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी का, और करंट जो है प्राइमरी जाने वाला करंट, तो IP इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर मुझे R फाइंड आउट करना है तो मुझे यहां से क्या हो जाएगा NP IP म्यू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्लक्स। एक बार मुझे फ्लक्स पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्लक्स कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को यहीं पे हम लोग रखते हैं, यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, यहां से हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे फ्लक्स की वैल्यू। तो मुझे पता है कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ जो भी होगा, यहां पर जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई dt। तो इसका मतलब फाई अगर निकालना है तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/NP, और ये हो जाएगा E dt, E क्या हो जाएगा dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे तो ये 0 से ये फाई निकल आएगा फ्लक्स, और यहां पर 1/NP, और यहां पर 0 से t तक अगर करेंगे क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में है, और इंड्यूस ईएमएफ यहां पर अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, एनीथिंग क्रिएटेड विच अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस VP हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ E इक्वल टू माइनस VP, ये हमारा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कैसे होता है बाकी मैं समझाऊंगा वर्किंग में, ठीक है। बाकी अभी ध्यान रख लीजिए, तो यहां पे dt 0 से लगाकर t, तो यहां पर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/NP, और यहां पर 0 से t, VP की जगह क्या रख सकते हैं, V cos ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से V को बाहर ले लेते हैं, NP इक्वल टू कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और dt के रिस्पेक्ट में होने की वजह से ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में भी आएगा। तो ये हो गई हमारी फ्लक्स की वैल्यू। अब इस फ्लक्स की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें, यहां पुट कर दे तो हमारा R आ जाएगा, यहां पर म्यू R स्क्वायर NP, IP की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, I साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे तो V, और NP ऊपर चले जाएगा, NP और ओमेगा दोनों को मैं ऊपर भेज देता हूं, ओमेगा और NP का स्क्वायर लगा देता हूं क्योंकि NP 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी विच इज कैंसिल, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, कहां दिखाई दे रहा है, म्यू R स्क्वायर NP स्क्वायर, तो NP वाला ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, NP स्क्वायर V R स्क्वायर 2i, ये 2 भी गायब हो सकता है हमारा, नहीं 2 गायब होगा क्या, नहीं क्योंकि 2r था, 2 रहेगा ना, 2 वाला टर्म हम लोग भूल गए थे लगाना, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर NP ओमेगा 2i है, तो V है यहां पे। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन काफी हद तक मैच करता है, काफी हद तक क्या पूरा ही मैच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मीन लेंथ क्या निकल आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
2018 का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने 2 करवाए, 18 और 19। इसके पहले भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके लिए छोड़े, आप उसको करिएगा। आई होप इसके बाद, इन क्वेश्चंस के बाद, ये 8 क्वेश्चन सीखने के बाद आप मैग्नेटिक सर्किट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 जगह दिक्कत आएगी। मेन देखो सारे क्वेश्चन का मैंने शुरुआत कहां करा, फ्लक्स अपॉन एमएफ अपॉन रिलक्टेंस, यहीं से शुरुआत करी है, सारी चीजें यहीं से हो रही है।